the next part of BPCE 011 School Psychology from Block 1 Unit 1. So we start from 1.4.12. ये है आपका परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. तो परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये आपको डेवलपमेंट होता रहता है, आपकी एज के साथ आप ऊपर चलते चले जाते हैं और ये आपके साथ जो है चलता रहता है. ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसी को परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है. This indicates a severe pervasive impairment in social interaction or communication skills, or the presence of stereotyped behavior, interest and activities. कहते हैं इसमें गहरा व्याप्त रहने वाला इम्पेयरमेंट होता है समाज के में जब आप इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेशन स्किल दिखाते हैं तो, या एक स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर की उपस्थिति होती है, पहले से मौजूद एक बिहेवियर होती है, इंटरेस्ट या एक्टिविटीज़ होती है. The criteria for a specific pervasive developmental disorders, schizophrenia and schizotypal and avoidant personality disorders are not met. कहते हैं स्पेसिफिक परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की ये जो मापदंड है, स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोटिपल है और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये इसमें नहीं मिलते हैं, आर नॉट मेट. दिस डायग्नोसिस जनरली हैज़ ए बेटर आउटकम दैन डज ऑटिस्टिक डिसऑर्डर. और इस डायग्नोसिस को करने के लिए साधारण तरीके से अगर आप इसको डायग्नोसिस करते हैं तो इसके परिणाम आपको ज़्यादा बेहतर होते हैं. इनकी तुलना में, तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के वाले की तुलना में. नेक्स्ट है आपका 1.4.13 में रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सोशल एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड. यह किससे देखा जाता है? तो वो इसमें यह देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो सामाजिक जो उसमें एबिलिटी होती है उसके साथ नहीं रह पाते, उसमें वो खराबी मचाते हैं, उसमें वो परेशानी मचाते हैं. जो रैड होते हैं, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द फेल्योर ऑफ द चाइल्ड टू बॉन्ड विद द केयर टेकर इन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड. ये खास करके बच्चों के फेल्योर के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे असफल हो जाते हैं अपने आप को मजबूत करने में. जो उनको देखरेख करता है या शुरुआत के, खास करके जब उनकी शुरुआती बचपना अवस्था होती है या इन्फेंसी होती है, तो दिस कैन बी कॉज्ड बाय चाइल्ड नेग्लेक्ट और चाइल्ड बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मेडिकल प्रॉब्लम्स. और यह इसके कारण भी हो सकता है कि चाइल्ड को ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, या चाइल्ड को जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है. नेक्स्ट में 1.4.14 में, जिसको रेट सिंड्रोम कहा जाता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में ये सिंड्रोम क्या होते हैं. तो सिंड्रोम होते हैं आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, मेडिकल जो समस्याएं होती है उससे कॉम्बिनेशन होता है जो किसी खास बीमारी के बारे में दिखाता है, पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में दिखाता है कि ये बीमारी इस तरह की है, तो उसी को सिंड्रोम कहा जाता है. तो इस के बारे में जानते हैं, रेट सिंड्रोम आखिर में होती क्या है. तो कहते हैं इसमें कि दिस इज़ अ डिसऑर्डर दैट इज़ एक्सक्लूसिव टू फीमेल्स. ये एक ऐसी प्रकार की डिसऑर्डर होती है जो महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए निजी होते हैं या एक्सक्लूसिव होते हैं. फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ द डेवलपमेंट इज़ नॉर्मल. ज़िंदगी का जो पहला 6 महीना होता है उसमें यह डेवलपमेंट जो है नॉर्मल होते हैं. देन दे बिगिन टू एग्जिबिट मैनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म such as stereotypes movement, poor social interaction and communication. उसके बाद क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के जो है लक्षण वो दिखा सकते हैं, जैसे कि स्टीरियोटाइप्स मूवमेंट करते हैं वो, ठीक है, पुअर सोशल इंटरेक्शन करते हैं, मतलब सोसाइटी में उनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं रहता है. Children with Rett syndrome also have problems with both expressive and receptive language. रेट सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज को बोलने का, बताने का और उसको सुन के समझने का जो समस्या होता है, दोनों प्रकार की समस्याएं होती है. साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, उनका जो मोटर है, मसल्स है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा होता है शरीर में,
एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड गेट एंड ट्रंक मूवमेंट, और बहुत ख़राब तरीके से जो है उनका चाल चलन हो जाता है, चलने की, उठने की, बैठने के जो तरीके होते हैं उसे कोऑर्डिनेटेड गेट कहा जाता है, या हाथ पैर उठाने की, लहराने की, तो इसी सबको ट्रंक मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 1.4.15 में इसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहा जाता है। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होते हैं? दिस इज अ डिसऑर्डर इन विच चिल्ड्रन मे टॉक एट होम बट ड्यू टू सीवियर एंग्जाइटी आर अनेबल टू स्पीक इन सोशल सिचुएशन। ये एक ऐसे प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं जैसे बच्चे घर पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चिंता के कारण, सीवियर एंग्जाइटी होने के कारण, सोसाइटी में जब बात आती है बोलने की, सोसाइटी की सिचुएशन जब आती है, तो वहाँ पे वो उसके लायक नहीं हो पाते। देयर एंग्जाइटी में अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अदर वेज एज वेल, और उनकी जो चिंता होती है उनको दूसरों के साथ जो है या दूसरे तरीके से जो है बात करने में उनको प्रभावित करती है। टू मेक ए डायग्नोसिस ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज्म द पर्सन मस्ट हैव हैड द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 1 month पीरियड। और कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म की जांच करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए एक पर्सन के जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है वो कम से कम 1 महीने की जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 1.4.16 में, इसको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। 1.4.16 में, दिस इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन who are afraid to be separated from the main caretakers in their lives। ये ऐसे प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, खास करके इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके साथ वो रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खास करके या जो उनके साथ रहने वाले हैं, उनको केयर टेकर करने वाले हैं, उनसे कहीं उसको अलग कर दिया जाए। When separated, they are constantly afraid that something horrible will happen to either themselves or to their primary caretaker। जब उनको अपने देखरेख करने वाले से अलग कर दिया जाता है तो लगातार उन्हें यह डर बना रहता है, या लोग लगातार डरते हैं कि कुछ भयंकर, कुछ डरावना उनके साथ हो जाएगा, या तो उनके साथ हो जाएगा या जो उनको देखरेख करने वाले हैं उनके साथ ऐसा हो जाएगा। When the subject separating is brought up, the child with separation anxiety disorder begins to present with somatic symptoms ranging from headaches to nausea, committing and anxiety। कहते हैं जब अलग करके बच्चों को बड़ा किया जाता है तो जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं वो सोमैटिक सिम्टम्स के साथ शुरू हो जाते हैं। अब ये सोमैटिक सिम्टम्स क्या सब होते हैं? तो इसमें सिर दर्द से लेकर के नौजिया, मतलब जो उल्टी आने का जो बार बार जो इच्छा होता है उसे नौजिया कहा जाता है। कमिटिंग एंड एक्साइटिंग, कुछ काम करने का, खास करके कुछ ऐसा गलत करने का ही इच्छा होता होगा, और साथ में चिंता की, इसी को सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। बहुत ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1.4.17 में, इसको स्टटरिंग कहा जाता है। अब स्टटरिंग क्या होते हैं देखिए। दिस इज ए डिस्टर्बेंस इन द फ्लुएंसी, जब आप बहुत स्पीड में बोल रहे होते हैं, बेहिचक बोल रहे होते हैं, तो उस समय आपको ये डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। एंड टाइम पैटर्निंग ऑफ स्पीच, जब आप बोलते हैं तो उसका टाइमिंग होता है, उसका एक पैटर्न होता है, लेकिन उसमें भी वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। दैट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट्स एज, जो कि पेशेंट्स की एज के लिए अनुचित होता है। Stuttering may contain sound repetitions, prolongations, interjections, pause in words, word substitutions to avoid blocking and audible or silent blocking। Stuttering में क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं? साउंड को बार बार रिपीट करना, लंबा करके बोलना, प्रोलॉन्गेशंस मतलब एक ही शब्द को बड़ा लंबा करके बोलना, इंटरजेक्शन अचानक से बोलना, वर्ड के ऊपर आके रुक जाना, पॉजेज इन वर्ड्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड ले लेना ताकि आसान रहे, अवॉइडिंग टू अवॉइड ब्लॉकिंग एंड ऑडिबल, ताकि उसको रोका जा सके, या सुनने में उनको अगर दिक्कत होती है या सुनाने में दिक्कत होती है तो उनसे वो बच सके। और इसमें वो ब्लॉकिंग, ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दे रखे इसमें The DSM is another important tool that clinicians use to diagnose
साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। डीएसएम एक दूसरा प्रकार का इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो क्लिनिशियन जैसे यूज करते हैं साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को यूज करने के लिए। द DSM-4 fourth text revision was published in 2000 is the latest available classification category। कहते हैं DSM-4 जो TR है, फोर्थ एडिशन है, जिसे 2000 में पब्लिश किया गया था, वो बहुत ही हाल फिलहाल का उपलब्ध क्लासिफिकेशन कैटेगरी है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें बहुत विस्तार करके एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या मापदंड दिया गया है, विच इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल क्लिनिकल एंड रिसर्च लिटरेचर फाइंडिंग्स रिगार्डिंग मेंटल इलनेस, जिसमें कि या जो कि किसके ऊपर आधारित है, तो बहुत अच्छे से बेहतर जो क्लिनिकल और रिसर्च लिटरेचर फाइंडिंग्स है जो कि मेंटल इलनेस से संबंधित है उनके ऊपर दे रखे हैं। इन DSM इंडिविजुअल्स आर असेस्ड अक्रॉस 5 सेपरेट एक्सेस। कहते हैं जो DSM में इंडिविजुअल्स को अलग अलग 5 एक्सेस पे जो है असेस किया जाता है, उसको जजमेंट किया जाता है, इन ऑर्डर टू डेवलप ए मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फंक्शनिंग, जिससे उनको जो कार्य करने की क्षमता है उनके ऊपर पूरी समझ हो सके, उनमें डेवलपमेंट आ सके। दिस इज ए टर्म्ड एज मल्टी एक्सियल डायग्नोसिस, और इसका नाम जो है वो मल्टी एक्सियल डायग्नोसिस दिया जाता है। चलिए, तो अब यूनिट जो है एंड होने के कगार पे आ गया 1.5 में। लेट अस सम अप में देखते हैं क्या दे रखे। स्कूल एज चिल्ड्रन एग्जिबिटेड वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स। खास करके स्कूल के उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत उच्च किस्म की होती है, या वो दिखाते हैं, वाइड रेंज दिखाते हैं। पर्टिकुलरली व्हेन दे एंटर टू द स्कूल एनवायरनमेंट दे आर एक्सपोज टू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस न्यू चैलेंजेस। खास करके जब वो स्कूल के माहौल में घुसते हैं तो उन्हें एक नई प्रकार की सीखने की दुनिया, अनुभव करने की नई नई चुनौतियों को दिखाया जाता है या एक्सपोज किया जाता है। सम ऑफ देम फेल टू एडजस्ट विद इट। उनमें से कुछ जो होते हैं इसके साथ चलने में नाकामयाब हो जाते हैं, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस डेवलप बिहेवियर प्रॉब्लम्स, और परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, उनके अंदर में बिहेवियर प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। However, some problems could be unconnected with school and may occur for other reasons connected with genetic predisposition, upbringing in home setting, parent-child relationship and so on। कहते फिर भी इनमें से कुछ प्रॉब्लम जो है वो स्कूल से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और वो कुछ और कारणों से हो सकते हैं, जो कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब होते हैं कोई बीमारी से, या कोई चीज़ पहले से है तो उसके साथ बरकरार रहना, उसको प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है। इसमें जेनेटिक का नाम दिया गया है, जो हेरिडिटरी से संबंधित होते हैं। घर की माहौल में पालन पोषण होना मतलब पलना, बच्चे और माता पिता के बीच जो संबंध आदि है वो भी इसमें कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट दे रखे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए बिहेवियर इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रॉब्लमेटिक व्हेन इट कॉजेज डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल कंसर्न्ड और टू द पीपल अराउंड हिम हर इन द कम्युनिटी। कहते हैं बिहेवियर को जो है तब प्रॉब्लमेटिक समझा जाना चाहिए, समझा जा सकता है जब यह इंडिविजुअल को, खास करके जिसको हुआ है उसको भी परेशान करे या दूसरे लोगों को परेशान करे जो उनके कम्युनिटी के आसपास में रहते हैं। यूजुअली सच बिहेवियर्स आर इनएप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और अकर्स विद इनएप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ सिवियरिटी। आमतौर पर से ऐसे जो बिहेवियर होते हैं वो कुछ खास सिचुएशन के लिए अनुचित होते हैं, स्टेज डेवलपमेंट के लिए, या काफ़ी मतलब जो जिस हिसाब से जिस पीरियड में होते हैं या जो इनकी क्षमता होती है होने की, सिवियरिटी होती है, वो अनुचित तरीके की होती है, इनएप्रोप्रिएट होती है। द मेजर बिहेवियर प्रॉब्लम्स में बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स, साइकोटिक, habit disorders, post-traumatic stress disorders, adjustment disorders, psychosomatic disorders, psychotic disorders, and so on। कहते हैं जो मेजर जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है
उसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक होते हैं, एक ऐसे प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, बीमारी होते हैं जिसमें आपको कोई भी चीज़ रियल नहीं लगेगा। आपके सामने कोई चीज़ पड़ा रहेगा तो उसमें आपको ऐसा लगेगा वो सही चीज़ है, वास्तविक है। हैबिट डिसऑर्डर, आपकी हैबिट बिगड़ जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई घटना हो जाती है उसके बाद जो आपके ऊपर असर रहता है, उससे जो प्रॉब्लम होती है उसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होते हैं, अपने आप को आप माहौल के हिसाब से नहीं ढाल पाते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये एक ऐसे प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको कोई बीमारी नहीं होती है, इलनेस नहीं होती है, बल्कि चिंता के कारण आप बीमार पड़ जाते हैं, उससे आप परेशान हो जाते हैं, आपके अंदर इतनी चिंताएं हो जाती है, एंग्जाइटी इतना घेर लेता है आपको, और साइकोटिक डिसऑर्डर्स आदि इसमें दे रखे हैं। तो यही है आपका मेजर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में। These disorders need to be diagnosed at the early stage। कहते हैं शुरुआत के स्टेज में इन डिसऑर्डर्स को जो है जांच करने की जरूरत होती है। Various diagnostic systems are available for diagnosis such as International Classification of Disease (ICD) and Diagnostic Statistical Manual (DSM)। कहते हैं अनेक प्रकार का डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है अवेलेबल है डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है डिजीज (ICD), डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल (DSM). 3 जो मेजर डिसऑर्डर्स है जो कि स्कूल एज वाले बच्चों के समय में होते हैं, जब स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं, वो होते हैं आपका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ADHD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। अब इसी को इन्होंने थोड़ा सा अलग अलग करके बताया है, जो ऊपर मैंने बताया था वही चीज़ इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया है। ADHD इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 मेजर सिम्टम्स। ADHD को जो है वो मुख्य 3 लक्षणों से पहचाना जाता है। पहला तो अटेंशन, ध्यान नहीं होता है इसमें। मोटर रेस्टलेसनेस, जो मसल होती है शरीर को, उसे बेचैनी होती है। इम्पल्सिविटी होती है, मतलब आप कोई भी काम कर बैठते हैं बिना उसका रिजल्ट देखे, पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा, आपको पता नहीं होता है, तो इम्पल्सिविटी हो गया। जो SLD होते हैं इज कैरेक्टराइज्ड बाय सबस्टेंशियली पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक कंस्ट्रिंग द चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। SLD को जो है पहचाना जाता है ठोस तरीके से जब खराब आपका पढ़ने लिखने का परफॉर्मेंस, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक आप स्कूल में नहीं अच्छे से कर पाते हैं तो, और अरिथमेटिक कंसिडरिंग द चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जितना चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है जो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। टेक्निकली स्पीकिंग, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इन एनी ऑफ दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इज बिलो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मेन एकेडमिक परफॉर्मेंस। और अगर इसको तकनीकी तरीके से कहा जाए तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो ऐसे बच्चों को होते हैं इस तरह के सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, वो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है मापने की मेन एकेडमिक परफॉर्मेंस की, उनके नीचे ही रहती है हमेशा। कंडक्ट डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर रिपीटेटिव एग्रेसिव बिहेवियर, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, थेफ्ट और वायलेशन ऑफ रूल्स। कंडक्ट डिसऑर्डर को जो है हमेशा पहचाना जाता है या तो बार बार जो है एग्रेसिव बिहेवियर को रिपीट करके, प्रॉपर्टी का विनाश करके, चोरी करके या नियम कानून को तोड़ करके, वायलेशन करके। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर सच एज conduct disorder confined to family context, unsocialized conduct disorder and socialized conduct disorder। कहते हैं अनेक प्रकार के कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर जो फैमिली तक सीमित रहते हैं, अनसोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, सोशलाइज्ड कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होते हैं या और भी दूसरे होते हैं। नो मैटर whatever is the behavior problem, कहते इसमें कोई बात नहीं है कि behavior problem क्या होते हैं। It requires early identification, जरूरत होती है कि इसे शुरू में ही पहचान लिया जाए। ठीक है, तो इसके साथ जो है यूनिट आपका एंड होता है। I hope you have enjoyed all these units and you can also leave your own feedback in the comment box, or you can also just suggest me to just for any paragraph, for any word or sentence I have described or I have narrated myself here, explained myself for the better understanding. Whatever I have explained, this is to my own knowledge I have acquired through different sources and after going through the textbook several times.
So if you think that still something is left, you can also add to your own information for the better performance in the examination, for better performance in the competitive examinations, and for several other purposes. So I hope you would be very glad after going through the unit, and take care of yourself. I again start from unit 2.